Hello, my dear student, how are you? Today we will see all the question answers of class 6, subject science, chapter 11, nature's treasures. And the book name is Curiosity. Let's start. Question 1. What will happen if the sun is not visible for a few days? What will happen? क्या क्या हो सकता है अगर सन कुछ दिनों तक विजिबल ना हो, यानी कि कुछ दिनों तक अगर सन दिखाई नहीं दे तो व्हाट विल हैपन. तो नंबर 1 इज डन फॉर यू. वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटिंग ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो. तो हमें दिन के समय आर्टिफिशियल लाइटिंग के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. और 2 और 3 हमें बताना है. तो देखिए और क्या क्या इसके इफेक्ट होंगे अगर सन कुछ दिनों तक ना दिखे तो. सेकेंड और क्या इफेक्ट होगा. विद नो सनलाइट, सनलाइट के बिना और क्या क्या हो सकता है. फोटोसिंथेसिस वुड स्टॉप, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो रुक जाएगी. बट दैट वुड ओनली किल सम ऑफ द प्लांट्स, लेकिन वह केवल कुछ ही प्लांट्स को किल करेगी. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस रुक जाएगी तो उससे केवल कुछ ही प्लांट्स जो हैं वो किल होंगे. देयर आर सम लार्जर ट्रीज दैट कैन सर्वाइव फॉर डिकेड्स विदाउट इट, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत बड़े ट्रीज होते हैं जो कि काफ़ी डिकेड्स तक, यानी कि कई वर्षों तक वो बिना इसके भी सर्वाइव कर सकते हैं. यानी कि अगर उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो सन की वजह से तो बहुत सारे जो ट्रीज़ होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो कई डिकेड्स तक विदाउट इसके सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन कुछ सारे जो प्लांट्स होते हैं वो डिके हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे अगर सन नहीं दिखेगा तो. थर्ड वन इज देयर विल बी नो नेचुरल लाइट एंड हीट. तो जब सन नहीं होगा तो क्या होगा कि नेचुरल लाइट और हीट नहीं होगी, हैंस स्टॉपिंग मैनी नेचुरल फिनोमिनन्स. तो जिसकी वजह से जो हमारे नेचुरल फिनोमिनस हैं वो रुक जाएंगे, लाइक एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एसेट्रा. तो यानी कि जो सन की वजह से जो नेचुरल जो फिनोमिनन्स होते हैं जैसे कि एवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और कंडेंसेशन की जो प्रोसेस हैं वो रुक जाएंगी. तो ये सारे इफेक्ट कब होंगे अगर कुछ दिनों तक सन नहीं दिखेगा तो. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया. तो एक बहुत बड़े फॉरेस्ट के एरिया को काटने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. मेक अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाइए. और डू अ रोल प्ले, या फिर एक रोल प्ले कीजिए. और राइट अ स्टोरी, या फिर एक स्टोरी लिखिए. और अ पोयम, या फिर एक पोयम लिखिए. दैट शोज, जो ये बताए व्हाट कुड हैपन इफ़ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज इन अवर फॉरेस्ट, कि अगर हम हमारे फॉरेस्ट से लगातार कंटिन्यूसली पेड़ों को काटते रहें तो उससे क्या क्या घटित हो सकता है. वो जो प्रेजेंटेशन या कोई रोल आप प्ले कर रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं या फिर कोई पोयम आप लिख रहे हैं तो वो ये शो करे, वो ये बताए. तो देखिए क्या क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहें तो उनके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं. आंसर है द लॉस ऑफ ट्रीज. द लॉस ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, ट्रीज का लॉस होना या फिर किसी दूसरी तरह की वेजिटेशन के लॉस होने से कैन कॉजेज क्लाइमेट चेंज. तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगी. डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बढ़ेगा. सॉइल इरोजन, जो सॉइल है मिट्टी है उसका इरोजन होगा. फ्लडिंग, बाढ़ आएगी. इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा. ये सब किसकी वजह से होगा, जो हम लगातार अगर हम पेड़ों को काटते रहें तो. एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमंस, और ह्यूमंस के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. तो ये सारे इफेक्ट कब होंगे, जब हम लगातार फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो. और इसके लिए देखिए हमने क्या एक पोयम ली है. तो आप बच्चों कोई रोल प्ले कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या फिर कोई आप स्टोरी लिख सकते हैं. और हमने इसके लिए क्या ली है, एक पोयम ली है. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोयम.
The silent cry of the forest. Once a canopy of emerald green, now a barren wasteland, a desolate scene. The trees, once tall and proud, now lie in ruin. A silent cry, a world in losing. The birds that sang now lost their song. The creatures once free now wander alone. The rivers that flowed now dry and cracked. The earth's balance broken, a life unwrecked. The rain that fell now a distant dream. The soil eroded, a barren stream. The air, once fresh, now thick with smoke. The future uncertain, a heavy yoke. Oh, hear the forest's plea, so soft and low. Before the last tree falls and the winds blow, let's mend the wounds, plant seeds anew. For a world without trees is a world for few. So, this is the poem about when there is no trees or no forest, what will be happen on earth and how earth will be affected by cutting down these trees. एक्सप्लेनेशन. अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दिस पोएम पेंट्स अ ब्लीक पिक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट रेवेज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. तो यह पोएम जो हमने पोएम पढ़ी है वह पोएम एक फॉरेस्ट की ब्लीक पिक्चर को शो करती है. ब्लीक पिक्चर यानी कि रंगहीन पिक्चर जिसमें कोई जान ना हो, बिना कलर के बेरंग पिक्चर, उस पिक्चर को शो करती है. रेवेज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. रेवेज्ड यानी तबाह कर देना, बाय डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के द्वारा तबाह किए गए एक फॉरेस्ट की ब्लीक पिक्चर को, बेरंग पिक्चर को यह पोयम बताती है, यह पोयम शो करती है. हाईलाइटिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस को हाईलाइट करती है. डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल किस तरह से डिसरप्ट हो गया है उसको हाईलाइट करती है. सॉइल इरोजन के बारे में बताती है. एंड द रिजल्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम एंड क्लाइमेट. और हमारी जो क्लाइमेट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको किस तरह से यह इफेक्ट करती है वह इस पोयम में बताया है. द साइलेंट क्राई रिप्रेजेंट्स द वॉइसलेस प्ली ऑफ नेचर. तो जो साइलेंट क्राई पोयम है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारा जो नेचर है उसकी साइलेंट प्ली को, बिल्कुल जो वॉइसलेस, उसकी कोई आवाज़ नहीं है, इस तरह की प्ली को, इस तरह की अपील को शो करती है. अर्जिंग अस टू टेक एक्शन बिफोर इट्स टू लेट. और यह क्या अर्ज करती है, हमसे क्या रिक्वेस्ट करती है कि इससे पहले लेट हो जाए हमें एक्शन लेना चाहिए. तो यह इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है. लेट अस एनहांस अवर लर्निंग. क्वेश्चन 1. फिगर शोज आइटम रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर्स दी गई हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि प्रकृति ने जो हमें दिए हैं वो है नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं. मैच देम विद देयर जम्बल्ड अप नेम्स. और उन्हें किसके साथ मैच करना है? हमें जम्बल्ड नेम दिए गए हैं उनके साथ में उन्हें मैच करना है. मेक अनदर टेबल. एक दूसरी टेबल बनाइए. एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज रिसोर्सेज. और इन रिसोर्सेज के हमें नाम लिखने हैं. तो पहले तो इन्हें हमें देखिए जम्बल वर्ड के साथ में मैच करना है और उसके बाद में इन रिसोर्सेज का नाम लिखना है कि ये जो पिक्चर के अंदर जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उनके क्या नाम है. क्लासीफाई दीज रिसोर्सेज एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. और फिर इन रिसोर्सेज को हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो रिसोर्सेज पिक्चर के अंदर दिए गए हैं ये रिन्यूएबल हैं और या नॉन रिन्यूएबल हैं. रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम में. नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? कि जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि हमारी एक बार की लाइफ टाइम में हम इन्हें नहीं बना सकते हैं. वो कौन से कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? एक वाटर टेप है
जिसमें से वाटर निकल रहा है। ये किसका है? ये विंड मिल का यहाँ पर पिक्चर दी गई है। और ये देखिए ये क्या है? ये फॉरेस्ट है। और यहाँ पर ये एक रॉक है या एक स्टोन का फोटो यहाँ पर दिया गया है। और इनके सामने ये देखिए ये जम्बल्ड वर्ड, ये जम्बल्ड नेम्स में दिए गए हैं, यानी कि जो लेटर्स हैं उनको प्लेस है उसको इधर उधर कर दिया है, इनको जम्बल्ड कर दिया है। तो इन जम्बल्ड वर्ड्स को पहले हमें ठीक करना है, इनको सही प्लेस पे इनका फिर हमें सही नाम निकालना है। और फिर इनके साथ में जो यहाँ पे ये पिक्चर्स दी गई हैं इनके साथ में हमें इनको मैच करना है। अब इसके लिए हम देखिए दूसरी टेबल देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम जम्बल्ड जो नेम्स दे रखे थे उनको सही करके लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? OCRK। और जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? ROCK रॉक। फिर है REFOST, सेकेंड नंबर पे दे रखा है REFOST, तो इसे क्या बनेगा? FOREST फॉरेस्ट। फिर है NDIW, और इसको जब हम ठीक करके लिखेंगे, अनजम्बल्ड करेंगे इसको, तो क्या बनेगा? WIND विंड, विंड यानी हवा। फोर्थ नंबर पे है ATWRE, और जब हम इसको ठीक से लिखेंगे अनजम्बल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? WATER वाटर। तो इस तरह से हमने जम्बल्ड वर्ड्स को ठीक करके लिखा है, उनको अनजम्बल्ड करा है। अब देखिए इनको आपस में मैच करते हैं। ये जो सामने हमें फिगर्स दी गई हैं इनको अब हमने जो नेम को अनजम्बल्ड करके लिखा है उनके साथ में इनको मैच करते हैं। तो देखिए ये वाटर के लिए है तो इसको वाटर के साथ में यहाँ पर मैच करते हैं, ये वाटर हो गया। सेकेंड नंबर पे क्या है? ये विंड मिल है, तो इसका मतलब ये विंड से जो रिसोर्स है उसके साथ में हम इसको मैच करते हैं। थर्ड नंबर पे फॉरेस्ट है, तो देखिए इसको फॉरेस्ट के साथ में मैच करते हैं। और फोर्थ नंबर पे ये क्या है? एक पत्थर का ये रॉक का एक टुकड़ा है, तो ये इसको रॉक के साथ में मैच करते हैं। अब हमें क्या बताना है कि ये जो चीज़ें हमें मिली हैं ये कौन, इनका रिसोर्स क्या है, ये कहाँ से हमें मिली है। तो रॉक का रिसोर्सेज क्या है? मिनरल्स। और यह क्या है? रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है? तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसको बनाने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो इसको जल्दी नहीं बनाया जा सकता है, इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो यह कैसा रिसोर्स है? यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। और सेकंड थिंग है फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का रिसोर्स क्या है? देखिए फॉरेस्ट कहाँ से मिलता है हमें? फॉरेस्ट यानी कि जो लकड़ियाँ हैं और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें? फॉरेस्ट से मिलती हैं। और यह कैसा रिसोर्स है? यह रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल कैसे बनता है कि पहले जैसे बीज होते हैं वो नीचे गिरते हैं ज़मीन में और फिर इनसे छोटा प्लांट बनता है, उसके बाद में वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ट्रीज़ को बहुत सारे जब साल हो जाते हैं और बहुत मात्रा में जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? फॉरेस्ट बनाते हैं। तो फॉरेस्ट अपने आप से भी तैयार हो जाता है और फॉरेस्ट इंसानों के द्वारा भी तैयार किए जा सकते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है। थर्ड थिंग है विंड। तो देखिए विंड में क्या है? इसका रिसोर्स क्या है? यानी कि हमें विंड कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से। हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हवा मौजूद है। और ये कैसा रिसोर्स है? यह रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हवा क्यों रिन्यूएबल रिसोर्स है? क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसेज हैं वो सब रहती हैं, मौजूद रहती हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से जो विंड है वो क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। उसके बाद में थिंग है वाटर। इसका रिसोर्स क्या है? वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? देखिए रिवर से, रेन, पॉन्ड, ट्यूबवेल, तो ये सब क्या है? ये वो जगह हैं जहाँ से कि हमें वाटर मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है।
तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है वाटर? तो देखिए वाटर का साइकिल अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है तो वो हीट के द्वारा एवोपरेट होकर के क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं, और ये क्लाउड्स फिर रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, तो जो बरसात का पानी है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से फिर ये पानी वापस से हीट होकर के एवोपरेट होकर के फिर क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। तो इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है और जो पानी है वो हमें मिलता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू पानी का बनना, फिर पानी का वापस से पूरे एक साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए वाटर किस में आता है? रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट देम। तो देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं नीचे, इनमें हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो फॉल्स है तो करेक्ट देम, उसे सही करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेचर हैज़ ऑल देयर रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। नेचर के पास में वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी कि ह्यूमन को ज़रूरत होती है। तो देखिए ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये बात सही है। नेचर के पास में वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनकी कि एक ह्यूमन को या ह्यूमंस को नीड होती है, ज़रूरत होती है। सेकेंड वन इज मशीन्स आर आर रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर। मशीन्स ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो नेचर में मिलती हैं। तो देखिए मशीन्स नेचर के द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। मशीन्स किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं। अब चूंकि ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। तो जो भी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको हमें करेक्ट करना है। तो अब इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मशीन्स आर रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस। मशीन्स ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं। थर्ड वन, नेचुरल गैस इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो नेचुरल गैस होती हैं वो क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि नेचुरल गैस को भी बनने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स या एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का जो टाइम है वो लगता है। इसीलिए नेचुरल गैस भी कैसी हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फोर्थ वन इज एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। एयर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके सामने हमने ट्रू लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो नीचे देखिए ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनमें हमें बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको फिल करना है। तो वन है अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स और बाइक्स इज। तो ऐसा फ्यूल जो टू व्हीलर्स जैसे कि स्कूटर और बाइक्स में कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो वो कौन सा है? ए ऑप्शन है कैरोसिन, बी है पेट्रोल, सी है डीजल और डी है एलपीजी। तो देखिए कॉमनली यूज्ड कौन सा होता है? बी है इसका पेट्रोल। तो टू व्हीलर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? पेट्रोल होता है। सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल रिसोर्स इज। एक रिन्यूएबल रिसोर्स का हमें एग्जाम्पल देना है। रिन्यूएबल यानी कि जिसको बनाया जा सकता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ए है कोल, बी है वाटर, सी है नेचुरल गैस और डी है पेट्रोल। तो इसमें देखिए कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोल ये तीनों ही क्या हैं? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और जो वाटर है वो क्या है? वो केवल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी, वाटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखिए जो नीचे दिए गए हैं उनमें हमें क्लासिफिकेशन करना है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना है कि वेदर दे आर रिन्यूएबल और वेदर दे आर नॉट रिन्यूएबल, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। और प्रोडक्ट्स हैं कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो इसके एक साइड में हम क्या लिख देते हैं? रिन्यूएबल, और इसकी जो दूसरी साइड है उसमें क्या लिख देते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अब इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट दे रखे हैं उनको हम देखते जाते हैं कि वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो देखिए रिन्यूएबल में क्या आएगा? फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को हम दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, उसको दोबारा से तैयार किया जा सकता है।
नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आएगा? कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स। ये सभी क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल हैं। और फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इस तरह से इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? तो इसका आंसर है कि पेट्रोलियम इज कंसीडर्ड अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। पेट्रोलियम को एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के जैसे कंसीडर किया जाता है बिकॉज क्योंकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, क्योंकि ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेता है, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। और ये किससे बनते हैं? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं किससे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और प्लांट्स से ये बनते हैं। दैट डाइड एंड गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, जो कि डाइड हो जाते हैं और बरीड हो जाते हैं, यानी कि जब जलने के बाद या ख़त्म होने के बाद में ये अर्थ के बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाते हैं। वंस एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड इट, जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि इनको निकाला जाता है और यूज़ किया जाता है, इट कैन नॉट बी रेप्लेनिश्ड इन आवर लाइफ टाइम। और इनको हमारी लाइफ टाइम में यानी कि एक व्यक्ति के पूरे जीवन भर में इनको दोबारा से रेप्लेनिश नहीं किया जा सकता है, इनको पूरा नहीं किया जा सकता है, फिर से इनको नहीं बनाया जाता है अगर हमने एक बार इनको यूज़ कर लिया तो इसलिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फॉरेस्ट को रीग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। आंसर है रीग्रोइंग फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। फॉरेस्ट को दोबारा से उगाना या दोबारा से खड़ा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, बिकॉज क्योंकि इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर ट्रीज टू मैच्योर, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनको मैच्योर होने में बहुत सालों लगते हैं। एडिशनली साथ में ही द सॉइल में बिकम डिग्रेडेड, और इसके साथ में ही और क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो डिग्रेड हो जाती है, बेकार हो जाती है, लॉसिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रक्चर, और इसके साथ में ही जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मेकिंग इट लेस सुटेबल फॉर न्यू प्लांट ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सॉइल होती है इसकी फर्टिलिटी, इसके न्यूट्रिएंट्स सब खत्म हो जाते हैं, तो जब हम इसके अंदर नए प्लांट्स लगाते हैं तो वो उसके लिए उतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन कैन लिमिट अवेलेबल लैंड फॉर रिफॉरेस्टेशन, और इसके अलावा और क्या क्या वजह होती हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से भी जितनी रिफॉरेस्टेशन के लिए हमें लैंड चाहिए वो भी उतनी हमें नहीं मिलती है, वो भी अब लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है वो भी बढ़ती है। तो इसकी वजह से जो रिफॉरेस्ट करते हैं, दोबारा से जब पेड़ों को लगाते हैं तो ये सब भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए किसी भी फॉरेस्ट को दोबारा से रीग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज़। आपकी 5 डेली एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनाइए इन विच यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। सजेस्ट वेज, और तरीके भी सुझाइए बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज़, और कुछ ऐसे तरीके भी सुझाइए जिसके द्वारा आप उसके यूज़ को रिड्यूस कम कर सकें, उसके यूज़ को कम कर सकें। इस तरह के कुछ तरीके भी बताइए। तो इसके लिए देखिए हम एक टेबल की हेल्प लेते हैं, तो उससे ये हमें क्वेश्चन और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो हमें अपनी 5 डेली एक्टिविटीज़ लिखनी है। तो आप तो बच्चों कितनी भी डेली एक्टिविटीज़ इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सुबह से लेके और आपके रात तक की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और आप उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वह सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए डेली एक्टिविटी में सबसे पहले है कुकिंग। तो कुकिंग में हम कौन सा नेचुरल रिसोर्स काम में लेते हैं? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या है? एलपीजी।
तो एलपीजी जो हमारे सिलेंडरों में आती है वो कौन सी गैस होती है? एलपीजी होती है। और उसको हम कुकिंग में या हमारे गैस स्टोव में उसको लगा के हमारा जो खाना बनाने का जो प्रोसीजर है उसके लिए हम एलपीजी नेचुरल रिसोर्स को यूज़ में करते हैं। वेज टू रिड्यूस यूज़, अब हमें वो तरीके सुझाने हैं जिससे कि हम एलपीजी का या नेचुरल गैस का यूज़ को हम कम कर सकें। तो इसके लिए क्या तरीका है, क्या सजेशन है कि यूज़ सोलर कुकर्स। तो इसके लिए हम सोलर कुकर का यूज़ करें। सेकेंड वन इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमारी जो डेली एक्टिविटी में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, नेचुरल रिसोर्स क्या है इसका? वाटर। तरीके जिससे कि हम इसके रिड्यूस कर सकें इसके यूज़ को, तो क्या तरीका है? अब ऐसा तो नहीं कि हम पानी कम पिएंगे, इसके लिए हम क्या तरीका सुझाएं जिससे कि हम पानी के जो वेस्टेज है उसको कम कर सकें? यूज़ अ वाटर एफिशिएंट फॉसेट। फॉसेट यानी नल, वाटर टैप। तो उनका हम एफिशिएंट यूज़ करें, यानी कि जो कहीं से भी उनका लीकेज हो रहा है या पानी वेस्ट हो रहा है उसको हम रोकें। थर्ड वन इज़ यूजिंग पेपर। पेपर को हम यूज़ करें, ये हमारी डेली एक्टिविटी में बहुत सारी जगह हम पेपर यूज़ करते हैं। और इसके लिए नेचुरल रिसोर्स क्या यूज़ होता है? ट्रीज़। तो पेपर कहाँ से बनते हैं? देखो, पेड़ों से बनते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स यूज्ड बाय अस, इसके लिए हम पेड़ों को काम में लेते हैं। वेस्ट टू रिड्यूस यूज़, इसके यूज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं कि हम कम से कम पेपर यूज़ करें? तो यूज़ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए हम हमारे जितना भी वर्क है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली करने की कोशिश करें, जिससे कि जो हम पेपर का वर्क है वो कम होगा। तो फिर ट्रीज़ ऑटोमेटिकली हम कम यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। डेली एक्टिविटी में हम जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो वो सब डेली एक्टिविटी में है। उसके लिए नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो देखिए, या तो हमारा कोल है, उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम, या फिर नेचुरल गैस है। वेस्ट टू रिड्यूस यूज़, क्या इसके लिए तरीके हो सकते हैं कि हम इनका यूज़ कम से कम करें? यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। ऐसे अप्लायंसेस हम यूज़ करें जिनमें कि कम से कम एनर्जी यूज़ होती हो, एनर्जी का पूरी तरह से यूज़ होता हो, वो वेस्ट ना होती हो। और इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़, और क्या क्या हो सकती हैं जिनके अंदर कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं? तो देखिए, फूड, जो हम फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है? उसके लिए रिसोर्सेज का क्या नाम लिखेंगे हम? ट्रीज़ लिख सकते हैं। और वेस्ट टू रिड्यूस यूज़ में क्या होगा कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हमें उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए जितना हम खा सकें, वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ हम लिख सकते हैं डेली एक्टिविटी में? बाथिंग। देखिए, नहाने के लिए भी हम पानी का यूज़ करते हैं। और रिसोर्स में क्या आएगा? वाटर लिख सकते हैं। और इसके लिए वेस्ट टू रिड्यूस यूज़ में डोंट वेस्ट वाटर, यूज़ बकेट, नॉट यूज़ शावर, ये सब हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में देखिए हम कौन सा रिसोर्स यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। और वेस्ट टू रिड्यूस यूज़, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो कि जिनके अंदर की हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऐसी हमें 4 एक्टिविटीज़ बतानी हैं जो केवल एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होती हैं, यानी कि अगर एयर नहीं होगी तो वो एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, हम वो एक्टिविटीज़ देखते हैं। आंसर है कि 4 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऐसी 4 एक्टिविटीज़ जो एयर की वजह से ही पॉसिबल हैं, दैट आर, नंबर 1 इज़ ब्रीदिंग। तो देखिए, ब्रीदिंग केवल एयर की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो केवल एयर की वजह से ही पॉसिबल है। सेकेंड वन इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड टर्बाइंस। तो जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो भी देखिए किसकी वजह से मूव करते हैं? वो एयर की वजह से मूव करते हैं, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरोप्लेन्स। तो देखिए, एरोप्लेन्स भी जब हवा में उड़ते हैं तो वो किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि वहाँ पर एयर मौजूद है। तो अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो क्या वैक्यूम के अंदर कभी प्लेन्स या कुछ भी उड़ते हुए देखा है? नहीं ना। तो वो किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसके अंदर एयर मौजूद है।
तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है एयर के थ्रू, जैसे एरोप्लेन, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब किसकी वजह से उड़ पा रहे हैं? एयर की वजह से। फोर्थ वन इज फ्लाइंग काइट्स। तो काइट्स जब बच्चों आप उड़ाते हो तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है? एयर की वजह से। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी वे एक्टिविटीज़ हैं जो अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एनहांसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी। तो आप अपनी लोकेलिटी यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के ग्रीन कवर यानी कि हरियाली को बढ़ाने में किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपना, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन, और कौन कौन से आप एक्शन लेंगे उसकी एक लिस्ट बनाइए, यानी कि आपके द्वारा कौन कौन से ऐसे काम किए जाएंगे उनकी एक लिस्ट बनाइए। तो आंसर है लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय अस इज, तो हमारे द्वारा जो जो भी एक्शन किए जाएंगे उसकी लिस्ट है। तो देखिए हम क्या क्या काम करेंगे। नंबर 1 इज एनकरेज नेबर्स टू ग्रो प्लांट्स इन देयर गार्डन्स। तो हम हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपने गार्डन में मोर एंड मोर प्लांट करें ट्रीज को। सेकेंड वन इज कोलेबरेट विद लोकल स्कूल्स टू क्रिएट ग्रीन इनिशिएटिव्स, और जो हमारे आसपास के जो स्कूल हैं उनके साथ में हम कोलैबोरेशन करेंगे कि वो ग्रीन इनिशिएटिव लें, यानी कि कुछ हरियाली को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपने स्कूल में क्रिएटिव बच्चों से करवाएं। थर्ड वन इज एडवोकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड ग्रीन स्पेसेस, और हमारे यहाँ पे जो पहले से ही पेड़ उगे हुए हैं उनको बचाने के लिए और उनके जो ग्रीन स्पेस है, जो हरियाली है, उसको बचाने के लिए हम वकालत करेंगे, उनकी रक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे। फोर्थ वन इज पार्टिसिपेट टू कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव्स, और हमारी कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो जो पेड़ों को बचाने के लिए जितनी भी एक्शंस होते हैं, जितनी भी ड्राइव्स होते हैं, उनके अंदर हम क्या करेंगे? पार्टिसिपेट लेंगे। फिफ्थ वन इज प्लांट ट्रीज इन लोकल पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस, और जितने भी लोकल पार्क्स हैं, ओपन स्पेसेस है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करेंगे। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वो हमारे द्वारा लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन इलस्ट्रेशन ने कि यहाँ पे जो यहाँ पिक्चर दी गई है उसे देखिए। वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि खाना पकाया जा रहा है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इस पिक्चर को देख करके कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन 1 इज व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, तो यहाँ पर देखिए कुकिंग करने के लिए, खाना पकाने के लिए कौन सी टाइप की, कौन से तरीके की एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए इस पिक्चर में हम क्या दे रखे हैं, क्या देख रहे हैं कि एक सोलर पैनल है और उस सोलर पैनल के साथ में एक कुकर को जोड़ दिया गया है और उसमें खाना बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज की जा रही है? इसमें सन के द्वारा, जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको यूज किया जा रहा है। तो आंसर देखते हैं कि सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए सोलर एनर्जी को यूज किया जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, कि इस टाइप की एनर्जी को यूज़ करने के लिए, यानी कि जब कुकिंग के लिए हम सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक बेनिफिट बताइए, यानी कि इसका एक फ़ायदा बताइए, एंड वन ड्रॉबैक, और एक इसकी कमी बताइए। तो आंसर है, हम सबसे पहले बेनिफिट देखते हैं कि सोलर एनर्जी से जब हम खाना बनाते हैं तो इसका क्या हमको फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। तो सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो कैसी है, यह रिन्यूएबल है और यह कैसी है, ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके द्वारा किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हैंस इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो इसलिए यह कैसी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये तो सोलर एनर्जी को यूज़ करने का बेनिफिट है। अब इसका हम ड्रॉबैक देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, इसकी क्या लिमिटेशन है। सोलर एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन वेदर, तो देखिए सोलर एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वेदर के ऊपर होती है।
इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग क्लाउडी डेज और एट नाइट। इसको क्लाउडी डे में यानी कि जिस दिन बादल छाए हुए रहते हैं उस समय में और रात में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। विच लिमिट्स इस रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस, जो इसकी रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस को कम कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसको लिमिट कर देती है। तो जब सन नहीं होगा, और सन कब नहीं होता है, रात को नहीं होता है, या फिर कभी बारिश या क्लाउडी डे होता है तब सन नहीं होता है, तो उस समय में हम इस सोलर के पैनल से हमारा खाना जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर अगर हम काटते जाएं तो वो सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको इफ़ेक्ट करती है, उसके ऊपर उसको प्रभावित करती है। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के ऊपर पेड़ों को काटने से इम्पैक्ट सॉइल क्वालिटी, ये सॉइल क्वालिटी को इम्पैक्ट करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। बिकॉज, क्योंकि इट रिमूव्स द रूट्स, क्योंकि ये रूट्स को रिमूव कर देती है, रूट्स को हटा देती है, क्योंकि हमने जब पेड़ को काट दिया तो उसकी रूट भी हट जाती है। बिकॉज इट रिमूव्स द रूट्स, तो ये रूट्स को रिमूव कर देती है, रूट्स को हटा देती है। दैट एंकर द सॉइल, जो कि सॉइल को बांध करके रखती है। मेकिंग इट लूज एंड वल्नरेबल टू एरोजन, तो मेकिंग इट लूज, जिससे कि ये लूज हो जाती है, थोड़ी ढीली पड़ जाती है। एंड वल्नरेबल यानी कि थोड़ी असुरक्षित हो जाती है टू एरोजन, एरोजन के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। यानी कि फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से जो मिट्टी होती है वो भी बह करके चली जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? डिफॉरेस्टेशन कहलाती है। विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना, द सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन, तो जो रेन जब होती है तो वो भी मिट्टी को अपने साथ में बहा ले जाती है अगर ट्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी जड़ों में इस सॉइल को बांध के रखते हैं। लीडिंग टू द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टॉप सॉइल फर्टाइल होती है वो बहुत यूज़फुल होती है प्लांट्स के लिए, तो वो भी वॉश्ड अवे हो जाती है रेन के द्वारा। फर्दर मोर, इसके साथ ही फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज डिकम्पोज एंड एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। इसके साथ ही और क्या होता है कि फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज, कि ट्रीज से जो लीव्स गिर जाती हैं वो डिकम्पोज एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, तो वो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाती हैं, ऑर्गेनिक मैटर से मिल करके वो डिकम्पोज होती रहती हैं। अब जब सॉइल ही नहीं होगी तो ये सारी प्रोसेस भी नहीं होगी। एनहांसिंग इट्स फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, जो कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बढ़ाती है। तो इस तरह से अगर हम पेड़ों को काटते जाते हैं तो इससे जो सॉइल की क्वालिटी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन 2 वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द एयर। एक्सप्लेन 2 वेज, 2 तरीके एक्सप्लेन करिए जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। प्रपोज 1 एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, और एक एक्शन को प्रपोज करिए, एक एक्शन सुझाइए जो कि हेल्प करे कि हम किस तरह से एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ऐसा हमें एक तरीका सुझाना है। आंसर है वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोल्यूट द एयर, तो ऐसे तरीके जिनमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एयर का पोल्यूशन होता है। तो देखिए पहला तरीका है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन का मतलब होता है उनकी मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ जाती है, और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो एयर कैसी हो जाती है? बहुत हैवी हो जाती है, उनके अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे एयर पॉल्यूशन होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट एंड वार्म द प्लेनेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं
वो ऐसी गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को और वार्म को ट्रैप करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, उनको और आगे रिलीज़ नहीं करती हैं। तो जिससे कि क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों ही जो चीज़ें होती हैं वो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से होती हैं। और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो हीट को और वार्म को ट्रैप करके रखती हैं। तो इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है यह एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है, या इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से ये ह्यूमन एक्टिविटी है जिसके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीजेज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स के अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल। तो जब हम इनका यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर, तो जब ये जलते हैं तो क्या निकलता है, एक स्मोक पीछे की तरफ हमने देखा है इन व्हीकल्स में से निकलता है। तो ये स्मोक बाद में कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, और जो एयर है वो कैसी हो जाती है, पॉल्यूटेड एयर हो जाती है। एंड फैक्ट्रीज रिलीजेज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, और जो हमारी फैक्ट्रियाज होती हैं उनमें से भी हार्मफुल केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, और ये सब भी कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जा करके एयर को पॉल्यूट करते हैं। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इन हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स में से कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सब कहाँ चले जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसको पॉल्यूट करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या काम करने चाहिए। प्रमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स ऑन द रोड, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें, इस बात का भी प्रमोशन किया जाना चाहिए, जिससे कि रोड के ऊपर जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनकी संख्या को कम किया जा सके। तो इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पर जोर देना चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी लोग बाग उससे ज़्यादा यूज़ करें, इस बात पर भी जोर देना चाहिए। तो इस तरह का एक्शन हम एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक फैमिली है, वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का यूज़ करती है। एक गैस स्टोव टू कुक फूड, और खाना बनाने के लिए गैस स्टोव का यूज़ करती है। एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, और कुएं से पानी निकालने के लिए विंड मिल का यूज़ करती है। वॉट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक। तो क्या होगा अगर एक वीक के लिए सनलाइट ना हो, तो क्या क्या हो सकता है। आंसर है, सिंस सोलर पैनल्स रिले ऑन सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे वुड प्रोड्यूस नो पावर ड्यूरिंग अ वीक विदाउट सन। तो बिना सन के या बिना सनलाइट के कोई भी पावर जनरेट नहीं होगी, लीडिंग टू अ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट्स, अप्लायंसेज एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो जिससे क्या होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी क्योंकि उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाएगी फॉर लाइटिंग के लिए, यानी कि हमारे घरों में जो बिजली चल रही है सनलाइट की वजह से उसकी कमी हो जाएगी। अप्लायंसेज, यानी कि जो भी अप्लायंसेज उसमें यूज़ किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से जो चलते हैं वो सब भी बंद हो जाएंगे। एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और जो दूसरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सब भी बंद हो जाएंगी बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। गैस स्टोव इज डिपेंडेंट ऑन गैस। अब देखिए गैस स्टोव के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर 1 वीक के लिए सनलाइट नहीं होगी तो गैस स्टोव इज डिपेंडेंट ऑन गैस। तो गैस स्टोव किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, गैस के ऊपर।
एंड वुड रिमेन अनएफेक्टेड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। और अगर सनलाइट की एब्सेंस हो जाएगी, सनलाइट नहीं होगी, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अनएफेक्टेड रहेगा। द फैमिली कुड स्टिल कुक नॉर्मली एंड, तो जो फैमिली है वो आराम से अभी भी खाना बना सकती है। एंड विंड मिल डिपेंड्स ऑन विंड अवेबिलिटी, और जो विंड मिल होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? विंड के ऊपर डिपेंड होती है। नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सनलाइट, और वो सनलाइट से सीधे अफेक्टेड नहीं होती है। इफ़ देयर इज सफिशियंट विंड, यदि जो विंड है वो सफिशियंट है, द फैमिली कुड स्टिल एक्सेस वाटर फ्रॉम द वेल, तो जो फैमिली है वो आराम से कुएं में से पानी निकाल सकती है, क्योंकि जो विंड मिल है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो विंड की अवेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो केवल कौन सी एक्टिविटीज से अफेक्टेड हुई? केवल सोलर पैनल के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वह ही केवल अफेक्टेड होगी, अगर एक वीक के लिए सनलाइट ना हो तो। क्वेश्चन 14, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो जो ब्लैंक्स दिए गए, खाली जगह दी गई हैं, उन्हें भरने हैं फॉलोइंग टर्म्स को यूज़ करते हुए। ये खाली जगहों को हमें फिल करना है। और टर्म्स क्या हैं देखिए, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सभी हमें इन जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं इनमें ये हमें भरने हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये एक सर्किल दिया हुआ है, ये पूरा पहले से भरा हुआ है। इसमें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो ये वाला पार्ट है ये पहले से भरा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल होते हैं, और दूसरे जो ब्लैंक है, खाली है, उसमें क्या आएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसमें ये वाला जो बॉक्स है ये खाली है, तो इसमें क्या आएगा? फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल के नीचे इसको तीन भागों में देखिए डिवाइड किया हुआ है, इसके लिए तीन बॉक्स बनाए गए हैं। तो जो बीच वाला बॉक्स है इसको फिल किया हुआ है नेचुरल गैस से, और ये दो बॉक्स हैं ये दोनों खाली हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स में और क्या क्या आता है? देखिए पेट्रोलियम आता है और कोल आता है। तो एक बॉक्स में हमने पेट्रोलियम भर दिया और एक बॉक्स में हमने कोल भर दिया, और ये तीनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। और पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या आ जाएगा? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखते हैं। इसके देखो तीन पार्ट हैं, तीनों ही बॉक्स इसके खाली हैं, ब्लैंक हैं। तो पहले उसमें क्या आएगा? पहले बॉक्स में फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसके अलावा सेकेंड वाले बॉक्स में आएगा एयर। एयर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और थर्ड वन इज वाटर। वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इस तरह से जो खाली खाली बॉक्स हैं वो उनमें ये सब चीज़ें भरी जाएंगी। Question 15. There is an increasing demand of trees to meet the requirement of industries and for housing. तो आजकल देखिए ट्रीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के अंदर और हाउसिंग के लिए ट्रीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। देयरफॉर, इसलिए ट्रीज़ आर बीइंग फेल्ड, जिससे कि जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं। इज़ इट जस्टिफाइड? तो क्या यह जस्टिफाइड है? क्या यह सही है? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट, और इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है और एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आंसर देखते हैं। ट्रीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो ट्रीज देखिए क्या करते हैं? प्ले करते हैं अ क्रूशियल रोल, एक क्रूशियल रोल को प्ले करते हैं, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में जो ट्री होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, अब ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे तो ये इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं? तो देखिए हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं? बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं,
सारी जो वाइल्ड लाइफ है वो देखिए कहाँ होती है, फॉरेस्ट के अंदर होती है। तो पूरी वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हुए एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को रोकते हुए ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए लार्ज स्केल में अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उससे क्या नुकसान होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका नुकसान होने लगता है। क्लाइमेट चेंज, और इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज होने लगती है। एंड डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, और जो वाटर साइकिल है हमारा वो क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, वो रुक जाता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि हम इस तरह के तरीके काम में लें जिससे कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ में तो लें, लेकिन उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह की जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, तरीके हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। जिस तरह जैसे कि सच एज यूजिंग ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज़ ना करके उनके कुछ ऑल्टरनेटिव जो मटेरियल हैं उनको यूज़ करें। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन ट्री फेलिंग, और पेड़ काटने के लिए हमें स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन, और रिफॉरेस्टेशन को हमें प्रमोट करना होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इस वाली चीज़ को हमें प्रमोट करना होगा। कैन हेल्प बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये क्या हेल्प कर सकता है, जो रिफॉरेस्टेशन है वह हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ में एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, उन दोनों के बीच में बैलेंस करने में रिफॉरेस्टेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे तो वह हमारी हेल्प करेगा। और हेल्प किस किस में करेगा, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में, एनवायरनमेंट को बचाने में, दोनों के बीच में बैलेंस करने में रिफॉरेस्टेशन हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रपोज ए प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में कम से कम पानी यूज़ हो, इसके लिए आपको एक प्लान प्रपोज करना है। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन। तो इस प्लान को हैपन करने के लिए, इस प्लान को बनाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरनमेंट, और ये किस तरह से एनवायरनमेंट को हेल्प करेगा, यानी कि जो आपने प्लान बनाया है वह किस तरह से एनवायरनमेंट की हेल्प करेगा। तो आंसर है कि प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन आवर स्कूल। तो प्लान हम हमारे स्कूल में जो लगाएंगे जिससे कि कम से कम जो पानी है वो यूज़ हो। तो देखिए हम क्या क्या प्लान बता सकते हैं कि यूज़ ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पस। तो देखिए स्कूल के अंदर जो गार्डन होता है वो बहुत बड़ी एरिया के अंदर होता है, तो इसलिए फ्रेश वाटर को यूज़ करने की जगह क्या करें, ग्रे वाटर यानी कि जो यूज्ड वाटर होता है या जो ट्रीटेड वाटर होता है उसे हम यूज़ करें। इम्प्लीमेंट अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और हम क्या प्लान बता सकते हैं कि स्कूल के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इम्प्लांट किया जाए, उसे लगाया जाए। इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स, और किस तरह के फॉसेट्स यानी कि नल और टॉयलेट्स को यूज़ किया जाए जो कि वाटर एफिशिएंट हो, यानी कि जिसमें बस उतना ही पानी ज़रूरत हो जितने की यूज़ की ज़रूरत होती है, जितने की हमें नेसेसरी हो। तो इस तरह के वाटर एफिशिएंट फॉसेट्स और टॉयलेट्स को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाए स्कूल के अंदर। तो ये प्लान हम हमारे स्कूल को सजेस्ट कर सकते हैं, ये प्लान हम बता सकते हैं। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान। अब इस प्लान को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे। तो मॉनिटर वाटर यूजेज रेगुलरली एंड सेट रिडक्शन टारगेट्स। तो वाटर जो यूज़ हो रहा है वो रेगुलरली यूज़ हो रहा है, तो वो तरीके से हो रहा है, यानी कि कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, तो उसको हम मॉनिटर करेंगे और जो हमारे टारगेट्स हैं उनको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। एनकरेज स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको वाटर कंजर्वेशन के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पहल करने के लिए उन्हें एनकरेज करेंगे। कोलैबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स टू इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइसेस,
और जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में हम कोलैबोरेशन करेंगे। किसके लिए? कि वो हमारे स्कूल में कुछ वाटर सेविंग डिवाइसेस इंस्टॉल करें, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एनवायरनमेंट बेनिफिट्स। अब जो हम ये प्लान सेटअप करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होगा? प्रमोट्स सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज विद इन द कम्युनिटी। तो जब हम प्रमोट करेंगे किसको? सस्टेनेबिलिटी को, यानी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करना जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। और रिस्पॉन्सिबल करेंगे किसको? कि जो वाटर यूजेस हो रहा है हमारी कम्युनिटी के अंदर वो सही तरह से ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन जब चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे तो इससे हमारा एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। डिक्रीजेज द एनर्जी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और वाटर को ट्रीट करने के लिए, यानी कि पानी को साफ करने के लिए और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एनर्जी हमारी उसमें लग रही थी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लग रही हो, चाहे केमिकल एनर्जी उसके अंदर यूज़ हो रही हो, तो वो एनर्जी को हम डिक्रीज़ होगी, तो उससे भी एनवायरनमेंट को बेनिफिट होगा। एक्टिविटीज़। एक्टिविटी 11.3 लेट अस फाइंड आउट। फिल द कॉलम सेकेंड एंड कॉलम थर्ड इन फॉलोइंग टेबल। तो जो नीचे टेबल दी गई है उसमें कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड को फिल करिए। और टेबल क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़। आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है उसमें पानी का वेस्टेज किस तरह से होता है। तो देखिए कॉलम 1 में तो क्या दे रखा है? एक्टिविटी दे रखी है, यानी कि वह एक्टिविटी जिससे कि पानी वेस्टेज होता है। कॉलम 2 में क्या है भरना है हमें? हाउ इज़ वाटर वेस्टेड। अब इस एक्टिविटी को करने में पानी किस तरह से वेस्ट होता है वो हमें बताना है। और कॉलम 3 में क्या है? सजेस्ट वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें इसमें सजेशन देना है कि किस तरह से हम पानी के वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 एक्टिविटी दे रखी हैं। 1 इज़ हैंड वॉशिंग, जब हम हाथ धोते हैं तो ये तो एक्टिविटी है। हाउ इज़ वाटर वेस्टेज, तो जब हम हैंड वॉश करते हैं तो इसमें किस तरह से पानी वेस्ट होता है। और कॉलम 3 में हमें सजेशन देना है कि इसमें हम जो वाटर का वेस्टेज हो रहा है उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह है वॉशिंग क्लोथ्स, ये क्या है? ये एक्टिविटी है। कॉलम 2 में हाउ इज़ वाटर वेस्टेज, तो इस एक्टिविटी को करने में पानी किस तरह से वेस्ट हो रहा है। और कॉलम 3 में हमें सजेशन देना है कि इसमें किस तरह से हम पानी के वेस्टेज को रोक सकते हैं। तो अब इस टेबल को हम देखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ हैं। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोने में, टेकिंग शावर, कुकिंग, गार्डनिंग, ब्रशिंग टीथ, तो ये सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को करने में वाटर किस तरह से वेस्ट हो रहा है ये हमें कॉलम 2 में भरना है। और कॉलम 3 में हमें क्या भरना है? सजेशंस बताने हैं कि इन एक्टिविटीज़ को करने में जो हमारा वाटर वेस्ट हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो अब इस टेबल को हम फिल करते हैं। तो टेबल क्या है? वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर डेली एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले कॉलम 1 में हम क्या लिखेंगे? एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है? हैंड वॉशिंग, हाथों को धोना। कॉलम 2 में है हाउ इज़ वाटर वेस्टेड, इसमें पानी किस तरह से वेस्ट होता है। तो वॉशिंग योर हैंड्स और फेस विद द वाटर रनिंग यूजेज अबाउट 4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो जब भी हम हाथ या हमारा फेस धोते हैं तो उसमें कितना? 4 लीटर्स ऑफ वाटर कम से कम हम वेस्ट करते हैं। विच कॉजेज वेस्टेज ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी हमारा वेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें सजेशन बताना है कि इसमें हम किस तरह से जो पानी का वेस्टेज हुआ है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। टर्निंग द वाटर ऑफ सेव्स 3 लीटर्स। तो जब हमने हाथ धो लेते हैं तो उसके बाद में हमको जो टैप है हमारा उसको ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि जो पानी है उसको हम कम से कम 3 लीटर पानी को सेव कर सकते हैं। यूजिंग ओनली 1 लीटर ईच टाइम यू वॉश अप सेव वाटर। तो हर बार जब भी हम यूज़ करें तो केवल 1 लीटर वाटर ही हम यूज़ करें, तो इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि जितनी बार भी हम हाथ धोते हैं तो आधे टाइम तो पानी ऐसे ही यूँ ही फैलता है, वो वेस्टेज जाता है। तो इस तरह से हम पानी को सेव कर सकते हैं, वाटर सेव कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धोने में। तो ये एक्टिविटी है। इसमें देखिए वाटर कैसे वेस्ट होता है कि क्लोथ्स आर ब्लीच्ड
dyed with hard chemicals in water makes the leftover chemical filled which causes the water wastage। तो जो क्लोथ्स होते हैं वो ब्लीच किए जाते हैं या फिर उनको डाइड किया जाता है विद हार्ड केमिकल्स, बहुत ज़्यादा उनमें हार्ड केमिकल्स होते हैं जब उनको डाई किया जाता है या ब्लीच किया जाता है। एंड वाटर मेक्स द लेफ्ट ओवर केमिकल्स फिल्ड विच कॉजेज द वाटर वेस्टेज। और ये जो केमिकल्स होते हैं यानी कि जिनसे हमें डाई की थी, ब्लीच किया था कपड़ों को, तो ये जितने भी हार्ड केमिकल्स होते हैं इनको वापस से फिर पानी में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो फिर किसी भी काम का नहीं रहता है। तो इस तरह की वेस्टेज को रोकने के लिए देखिए क्या सजेशन हम दे सकते हैं। स्किपिंग द एक्स्ट्रा यूज एंड रीराइज ऑफ टॉवल्स कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो स्किप कर दें, उसको छोड़ दें यूज़, एंड रीराइज ऑफ वो टॉवल्स, जो टॉवल्स को बार बार धोना है और उनको एक्स्ट्रा यूज़ करना है उसको हम स्किप कर दें, उसको छोड़ दें। तो इस तरह से हम वाटर का जो वेस्टेज है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वाटर का जो वेस्टेज है उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड एक्टिविटी है वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तनों को धोना। तो ये एक्टिविटी है। सेकेंड कॉलम में हमें लिखना है कि इसमें किस तरह से पानी वेस्टेज होता है। तो व्हेन वॉशिंग डिशेज बाय हैंड, जब हाथ के द्वारा डिशेज को धोया जाता है, द वाटर रन वाइल रिंसिंग कैन कॉजेज वाटर वेस्टेज। तो पानी जब तक बहता रहता है जब तक कि वो उस बर्तनों को रिंस नहीं हो जाए, वो साफ़ नहीं हो जाए, तो इसके बीच में क्या होता है, जो पानी होता है वो वेस्टेज होता रहता है। इसके लिए क्या हम सजेशन दे सकते हैं कि फिल द सिंक विद सोप एंड वाटर। तो सिंक को सोप और वाटर से फिल कर लें, एंड ब्लॉक द फॉसेट, और जो नल है उसको ब्लॉक कर दें, उसको बंद कर दें। दिस विल रिड्यूस वाटर वेस्टेज। तो इससे कि जो पानी का वेस्टेज है वह कम हो जाएगा। फोर्थ नंबर इज टेकिंग शावर। शावर लेने में यानी कि जब हम नहाते हैं तो उस समय शावर का यूज़ करते हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी में किस तरह से वाटर वेस्टेज होता है। टेकिंग शावर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा देर तक शावर का यूज़ करना नहाने के लिए, कैन कॉजेज वाटर वेस्टेज। तो इसकी वजह से पानी वेस्ट होता है। इसके लिए क्या सजेशन हम दे सकते हैं, टेकिंग शावर फॉर लिमिटेड टाइम। अगर हम शावर का यूज़ कर रहे हैं तो वो लिमिटेड टाइम के लिए हो, लिमिटेड टाइम पीरियड, रिड्यूस वाटर वेस्टेज। तो इससे हम वाटर वेस्टेज को कम कर सकते हैं, यानी कि जब हम शावर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें, नहीं तो हम बकेट में पानी भर के भी नहा सकते हैं। नंबर 5 इज़ कुकिंग। तो कुकिंग की जो एक्टिविटी है देखिए इसमें पानी किस तरह से वेस्टेज होता है। वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर कुकिंग इन एक्सेसिव अमाउंट कॉज वाटर वेस्टेज। यानी कि जब हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धोते हैं तो इससे क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर वेस्ट होता है। इसके लिए क्या सजेशन है कि स्टीमिंग द वेजिटेबल्स को स्टीम करें, भाप में उनको साफ़ करें, एंड फ्रूट्स रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। यानी कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को स्टीम के थ्रू भी हम साफ़ कर सकते हैं, इससे हम वाटर वेस्टेज को कम कर सकते हैं। 6 है गार्डनिंग, यानी कि पेड़ पौधों को पानी देना। तो इसमें देखिए किस तरह से वाटर वेस्टेज होता है कि ओवर वाटरिंग नॉट ओनली कॉज वाटर वेस्टेज बट ऑल्सो हार्म द गार्डन। ओवर वाटरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा पानी देना, ये केवल वाटर वेस्टेज ही नहीं है बल्कि यह जो गार्डन है, जो प्लांट्स है, उनको भी हार्म करता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। इसको हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हमें पर इसमें क्या सजेशन है कि यूजिंग ऑफ ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो इसके लिए जो बूंद बूंद वाली जो इरिगेशन होती है उस मेथड को अपनाना चाहिए। कैन रिड्यूस द वाटर वेस्टेज, और इससे हम वाटर वेस्टेज को कम कर सकते हैं। नंबर 7 एक्टिविटी है ब्रशिंग टीथ। कीपिंग द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ कॉज वाटर वेस्टेज। तो जब हम ब्रशिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, नल जो है वो खुला रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए क्या सजेशन है कि हम किस तरह से यहाँ पर पानी की वेस्टेज को कम कर दें। टर्न ऑफ द टैप को, नल को टर्न ऑफ कर दें, उसको बंद कर दें। वाइल ब्रशिंग टीथ रिड्यूस द वाटर वेस्टेज। तो जब हम ब्रश कर रहे हों उस समय नल को बंद कर दें और इस तरह से हम वाटर वेस्टेज कम कर सकते हैं। तो देखिए इस टेबल में हमने एक्टिविटी देखी,
उस एक्टिविटी की वजह से किस तरह से वाटर वेस्टेज हो रहा है वह देखा, और उस वाटर वेस्टेज को हम किस तरह से कम कर सकते हैं उसके लिए हमने सजेशंस देखे। तो इस तरह से देखिए टेबल पूरी फिल करके हमने इन सब चीज़ों को देखा है। एक्टिविटी 11.6 लेट अस मेक अ लिस्ट। तो एक लिस्ट बनाइए ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड, जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, और एक एक्टिविटीज़ की भी लिस्ट बनाइए। यू डू इन योर डेली लाइफ, जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ की भी एक लिस्ट बनाइए। एंड राइट डाउन द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वर यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच एक्टिविटी, और राइट डाउन करिए कि आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि सीधे तरीके से या सीधे तरीके से नहीं, किस तरह से आप उस एक्टिविटी में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी में। उनको लिखिए, नोट डाउन करिए। इन टेबल में सम आइटम्स आर ऑलरेडी फिल्ड इन। तो ये जो टेबल दी गई है इसमें कुछ आइटम्स पहले से ही फिल किए हुए हैं, भरे हुए हैं। यूजिंग दैम एज अ गाइड, और उनको एक गाइड के जैसे यूज कीजिए। फिल द रिमेनिंग ब्लैंक रोज, और उसके बाद में जो बाकी रह गई हैं रोज उनको फिल करिए। तो देखिए सबसे पहले टेबल को देखते हैं। तो टेबल है नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वह। तो इसमें देखिए एक्टिविटी दी गई है वॉशिंग क्लोथ्स, मेकिंग क्ले टॉयज, कलेक्टिंग फायरवुड, मेकिंग काइट्स एंड हैविंग ब्रेकफास्ट। अब इसमें हम कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे इसमें एक जो है बॉक्स भरा हुआ है कि वॉशिंग क्लोथ्स ये एक्टिविटी है, और इसमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, वाटर। और बाकी के देखिए खाली हैं, इनको हमें फिल करना है। मेकिंग क्ले टॉयज, इसमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज किया जाता है। कलेक्टिंग फायरवुड, इसमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। मेकिंग काइट्स, इसमें हमें कौन सा रिसोर्स हम यूज़ करते हैं वह फिल करना है। और हैविंग ब्रेकफास्ट, इसमें कौन सा रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, तो वह हम इनमें सब में जो खाली जगह हैं वो हमें फिल करनी है। तो आइए अब इस टेबल को हम फिल करके देखते हैं। अब टेबल है नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड। एक्टिविटी क्या है, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में। इसमें देखिए कौन सा रिसोर्स हम यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्स, वाटर एंड डिटर्जेंट। जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है, एक तो वाटर यूज़ होता है और एक डिटर्जेंट यूज़ होते हैं। और डिटर्जेंट्स कहाँ से आते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं। साबुन, सर्फ, ये सब कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम पदार्थों से ही बनता है। और पेट्रोलियम क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। द अदर एक्टिविटीज़, मेकिंग क्ले टॉयज़, क्ले के जब टॉयज़ बनाते हैं तो उस एक्टिविटी में देखिए हम कौन से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है, खाली जगह है, उसमें क्या आएगा, क्ले एंड वाटर। तो क्ले से हम टॉयज़ बना रहे हैं, तो एक तो क्या है क्ले, और दूसरा क्या है, इसमें वाटर यूज़ किया जाता है, तो दूसरा नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ, वाटर। थर्ड एक्टिविटीज़, कलेक्टिंग फायरवुड। फायरवुड यानी कि जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी करना। और इसके लिए हम कौन सा नेचुरल रिसोर्स काम में लेते हैं, वुड। और वुड कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से। तो इसमें आप वुड के साथ में फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वुड है वो कहाँ से आएगी, फॉरेस्ट से, FOREST, फॉरेस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स का नाम लिखना है हमें, और नेचुरल रिसोर्स क्या होगा, इसमें फॉरेस्ट आएगा। मेकिंग काइट्स, पतंगे बनाना, ये एक्टिविटी है, और इसके लिए हम कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक जगह थी, उसमें क्या आएगा, काइट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, पेपर चाहिए और रिसाइलेंट बैम्बू। ये हमें किसके लिए चाहिए, ये हमें काइट्स बनाने के लिए चाहिए। और ये दोनों चीज़ कहाँ से मिलती हैं, हमें ट्रीज से मिलती हैं, और ट्रीज कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। तो इसमें भी कौन सा जो नेचुरल रिसोर्स है वो यूज़ किया गया है, फॉरेस्ट को यूज़ किया गया है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। हैविंग ब्रेकफास्ट, जो हम नाश्ता करते हैं, उस एक्टिविटी में देखिए हम कौन से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में देखिए वाटर किसी न किसी रूप में यूज़ होता है, क्रॉप्स
क्रॉप्स का मतलब है जिस भी चीज़ का हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सी क्रॉप यूज़ की गई है। और एनर्जी, जिस भी एनर्जी सोर्स से हमने वह ब्रेकफास्ट बनाया है, सोलर एनर्जी है या हमारी एलपीजी है, तो जिस भी सोर्स से हमने एनर्जी ली है वह एनर्जी। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखे हैं। आप आई होप कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय।